बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक के, कौन कौन से थे वो अगर अभी तक ने अब आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिली हुई है। तो उनके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है इनकी बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और इनकी एप्लीकेशन है और इनके बारे में बहुत सारी बातें जो डिटेल में हम करेंगे। तो बने रहिए लेक्चर के एंड तक। अभी तक आपने थिंक इनसाइड गैलेक्सी है इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये जो है ये एक स्टेटमेंट है किसकी, एनर्जी को कन्वर्ट होने की, एनर्जी किस तरीके से कन्वर्ट होती है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे इनके अंदर पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन है। अच्छा, इन्हीं लॉ के मुताबिक अगर हम किसी सिस्टम है सिस्टम को हीट देते हैं तो हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी और प्लस में वर्क डन है उन्हीं के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सपोज करें हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम को अगर हम हीट देते हैं, हीट देने से क्या होगा, यहाँ पे हम कहेंगे इस कंटेनर के साथ जो है ये पिस्टन जो अटैच है इनके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल इनके अंदर पड़े हैं। जैसे इनको हीट देते हैं तो ये सिस्टम जो है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उन्हीं के अलावा यहाँ पे इनकी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी पहले U1 थी, U1 से चेंज होगी U2 में, इट मींस हम कहेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है यहाँ पे आई है। अच्छा, उनके बाद क्या होगा, पिस्टन है, पिस्टन जो है अपवर्ड मूव करेगा, मींस ये सिस्टम है, सिस्टम खुद जो है वर्क डन करेगा। तो इनको मैथमेटिकल वे में हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा Q है, डेल्टा Q इज इक्वल टू जो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरनल एनर्जी प्लस में हम लिखेंगे वर्क डन है। किसी सिस्टम को हमने हीट एनर्जी जो है सप्लाई की तो वो सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन है इन्हीं के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये हम कहेंगे कि ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, इनकी स्टेटमेंट जो थी उनके बारे में पढ़ा। सो हम सिंपल कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिस्क्राइब द कांसेप्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें बता रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो है उन्हीं के बारे में बता रहा है। यहाँ पे हम सिंपल ऐसा कह सकते हैं किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो हीट जो है इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन है उन्हीं के इक्वल होगा। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की लिमिटेशन जो है वो कौन कौन सी है उन्हीं के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ heat transfer of heat energy। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक does not indicate the direction of ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। तो फर्स्ट लॉ जो हमें यहाँ पे कहेंगे कि हमें नहीं बता रहा है कि एनर्जी जो है किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है। सेकंड पॉइंट हम अगर की बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन है जिनके तहत जो हीट जो है वर्क के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ये भी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है यहाँ पे ये नहीं बता रहा है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम कहेंगे डज नॉट, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं डज नॉट डिस्क्राइब the condition of conservation of heat energy into work है। तो हमें यहाँ पे ये नहीं बता रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट वर्क के अंदर हो तो उनके लिए कंडीशन कौन कौन सी हो। तो ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अंदर हमें नहीं बताया गया है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ना ही हमें बताता है कि वर्क जो है यहाँ पे हम कहेंगे हीट जो है हीट कन्वर्ट हो रही है वर्क के अंदर है। तो ये कंटिन्यूस अगर हीट जो वर्क के अंदर कन्वर्ट हो रही है, क्यों कन्वर्ट हो रही है, व्हाई, इनके बारे में भी ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ये नहीं बता रहा है। तो ये जो थी इनकी लिमिटेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की। उनके बाद हम जिक्र करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशंस जो है वो क्या होती है। एप्लीकेशन से पहले कुछ हम इनकी
ये साइन है, ये किस तरीके से ये साइन जो है इनकी कन्वर्ट होती है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो यहाँ पे हमने इक्वेशन है वो ड्राइव की थी, डेल्टा Q इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन है, इनके बारे में हमने पढ़ा। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये साइन है किस तरीके से कन्वर्ट होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो फर्स्ट हम जिक्र करते हैं डेल्टा Q है। डेल्टा Q हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी जब किसी सिस्टम को हम सप्लाई करें तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव कब लेंगे? जब कोई सिस्टम में एब्सॉर्ब एनर्जी, जब कोई सिस्टम एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, ये सपोज करें ये कोई सिस्टम है, सिस्टम अगर हम यहाँ पे कहें सराउंडिंग से अगर सिस्टम जो है एनर्जी अगर ट्रांसफर हो रही है तो उनके अंदर ऐड हो रही है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू जो हम लेंगे पॉजिटिव लेंगे। अच्छा उनके बाद डेल्टा Q है, डेल्टा Q की वैल्यू नेगेटिव में हम कब लेंगे? तो ये नेगेटिव में तब लेंगे जब वो हीट एनर्जी को रिलीज कर रहा है। कोई सिस्टम है हीट एनर्जी को हम यहाँ पे कहें कि रिलीज कर रहा है, ये सिस्टम है, सिस्टम से अगर सिस्टम टू सराउंडिंग हीट एनर्जी ट्रांसफर हो तो हम यहाँ पे कहेंगे सिस्टम से हीट एनर्जी सेपरेट होगी, तो उनके लिए हम इनको डेल्टा Q है, डेल्टा Q को हम नेगेटिव में लेते हैं। अच्छा उनके बाद हम जिक्र करते हैं इंटरनल एनर्जी की। तो इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा U से लेते हैं। इनकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हमें मिलेगी, तब मिलेगी इंटरनल एनर्जी हमेशा जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे टेम्परेचर किसी सिस्टम का इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो हम लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल कहेंगे जब टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी हमें पॉजिटिव मिलेगी, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी नेगेटिव तब मिलेगी जब जो टेम्परेचर है किसी सिस्टम का डिक्रीज हो रहा है, तब इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो हमें नेगेटिव मिलेगी। अच्छा उनके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्क डन, वर्क के बारे में। वर्क की वैल्यू पॉजिटिव कब मिलती है और नेगेटिव जो है वर्क की वैल्यू जो है वो कब मिलती है? वर्क की वैल्यू तब हमें पॉजिटिव मिलेगी जब जो कोई सिस्टम में खुद वर्क कर रहा हो। सिस्टम जो वर्क करे तो हम सिंपल कहेंगे वर्क डन बाय सिस्टम है, तो यहाँ पे हम कहेंगे बाय सिस्टम है। ठीक है, बाय सिस्टम जो वर्क हमें मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। या हम ऐसा कहें ये सिस्टम जो था यहाँ पे है, तो ये कंटेनर है, कंटेनर का यहाँ पे पिस्टन जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, इनका इनिशियल वॉल्यूम दिया है। जैसे हम इनको हीट देते हैं, हीट देने के बाद इनका वॉल्यूम है, अगर ये पिस्टन जो है अपवर्ड मूव करे, पहले इनका वॉल्यूम ये था, अब इनका वॉल्यूम जो है यहाँ पे ये लिखेंगे, तो सिस्टम हम सिंपल कहें सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन हो, सिस्टम के अंदर अगर एक्सपेंशन हो तो वर्क डन की वैल्यू हमें प्लस में मिलेगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे वर्क डन हमें प्लस कब मिलेगा? जब यहाँ पे हम कहेंगे फाइनल वॉल्यूम जो है इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम है। या हम सिंपल कहें सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन हो तभी हमें वर्क डन जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं जब कोई सिस्टम खुद वर्क कर रहा हो तो उनके लिए इनकी वैल्यू जो लेंगे हम पॉजिटिव में लेंगे। अच्छा उनके बाद जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इनकी वैल्यू जो है वर्क डन की वैल्यू है नेगेटिव कब मिलेगी? वर्क डन की वैल्यू तब हमें नेगेटिव मिलेगी जब सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है। तो सिंपल हम कहें वर्क डन ऑन सिस्टम है, जब सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है। सपोज करें ये कोई कंटेनर है, कंटेनर यहाँ पे इनका वॉल्यूम जो मिला हुआ है इनिशियल वॉल्यूम दिया है। अच्छा यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन को हम यहाँ पे कंप्रेस करें तो कंप्रेस करने से इनका फाइनल वॉल्यूम जो मिलेगा वो यहाँ पे हम कहेंगे इनका फाइनल वॉल्यूम ये मिलेगा। तो हम कहेंगे फाइनल वॉल्यूम जो है कब मिले? इनिशियल वॉल्यूम से। तो उनके दरमियान क्या हुआ? कंप्रेशन जो है वो उनके अंदर होगी। जब सिस्टम कोई कंप्रेस हो रहा है तो वर्क डन हमें जो मिलेगा माइनस में मिलेगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं जब किसी सिस्टम है, सिस्टम जो है उनके ऊपर वर्क डन हो रहा हो तो हम वर्क डन की वैल्यू जो लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे। अच्छा उनके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जो इनकी फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक है, इनकी एप्लीकेशन जो है वो कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ेंगे। सो हमें पता है कि इनकी 4 एप्लीकेशन है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं ये क्या होते हैं, किस तरीके से इनके ग्राफ है, ग्राफ की इनके अंदर क्या वैल्यू होती है, तो ये क्यों मिलते हैं हमें इनके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा उनके बाद जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक की एप्लीकेशन जो है वो कौन कौन सी है। तो हम यहाँ पे पहले हम डिस्कस करते हैं आइसोबारिक है।
आइसो वर्ड की मीनिंग जो हम यहाँ पे कहेंगे इक्वल, यहाँ पे हम कहेंगे इक्वल या हम सेम भी कह सकते हैं। बारीक वर्ड की मीनिंग जो हम यहाँ पे कहेंगे प्रेशर है। तो ऐसा प्रोसेस जिनके अंदर जो है किसी सिस्टम का प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो उन्हीं को हम नाम देंगे आइसोबारिक जो है सिस्टम हम प्रोसेस कहेंगे। When a thermodynamic system undergoes a physical change in such a way that the pressure remains constant, जब कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है किसी फिजिकल चेंजिंग के अंदर आ रहा हो तो उन्हीं का प्रेशर अगर कांस्टेंट मिले तो उन्हीं को हम नाम देंगे, हम यहाँ पे कहेंगे आइसोबारिक जो प्रोसेस है वो हम उनके कह सकते हैं। सो आइसोबारिक में क्या होता है, किस तरीके से हम आइसोबारिक को लिखेंगे, तो यहाँ पे आइसोबारिक जो है टू टाइप के होते हैं। एक होता है आइसोबारिक एक्सपेंशन और दूसरा होता है आइसोबारिक कंप्रेशन जो है वो होता है। तो ये किस तरीके से होता है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं आइसोबारिक एक्सपेंशन है। आइसोबारिक एक्सपेंशन है, आइसोबारिक एक्सपेंशन के अंदर हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये हमने कंटेनर लिया है। तो कंटेनर है, कंटेनर का अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके साथ पिस्टन जो है ये अटैच है। अगर हम इनको हीट देते हैं, हीट देने से क्या होगा, यहाँ पे इनके अंदर जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होंगे तो मींस इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, पिस्टन जो है यहाँ पे अगर अपवर्ड मूव करता है, यहाँ से लेकर जो पिस्टन है, पिस्टन जो है यहाँ पे था, पिस्टन अगर अपवर्ड मूव करे तो यहाँ पे पिस्टन जो पहले यहाँ पे था, पिस्टन अगर अपवर्ड मूव करता है तो उन्हीं के दरमियान क्या होगा, वंस अगेन जो है प्रेशर उनका फॉल डाउन है, प्रेशर जो है उनका गिर जाता है। अगर प्रेशर जो पहले था वो सेमी से मिलता है तो इन्हीं को हम नाम देंगे आइसोबारिक है। अच्छा, इनके दरमियान जो इनका ग्राफ अगर लिखते हैं तो यहाँ पे ये हमने जो है ग्राफ बनाया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है। तो प्रेशर हमने यहाँ पे लिखा है, वॉल्यूम हमने यहाँ पे लिखा है। पहले सपोज करें इनका वॉल्यूम जो था V1 था तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनका वॉल्यूम जो है V1 है, यहाँ पे ये लिखा है, और प्रेशर इनका जो था यहाँ पे ये लिखते हैं, ये इनका प्रेशर। अच्छा, उसके बाद जैसे हमने हीट दी तो सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, वंस अगेन जो है ये पिस्टन अपवर्ड मूव किया, पिस्टन जो अपवर्ड मूव करना शुरू किया तो क्या होगा, इनका प्रेशर वंस अगेन जो है वो सेम रहेगा। तो प्रेशर सेम रहेगा, इनका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, V1 से V2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनका वॉल्यूम जो है V2 है, ये हमने लिखा है। तो वॉल्यूम जो इनका इंक्रीज हुआ है और प्रेशर इनका कांस्टेंट है तो इनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैथमेटिकल वे में, तो सॉरी ग्राफिकल वे में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो हमें ग्राफ मिला हुआ है यहाँ पे हम कहेंगे ये ग्राफ मिलेगा हमें आइसोबारिक एक्सपेंशन के लिए। आइसोबारिक एक्सपेंशन के लिए इनमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर है, प्रेशर इनका कांस्टेंट हो रहा है। अच्छा, जब भी आइसोबारिक एक्सपेंशन होता है तो उन्हीं के दरमियान क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं टेम्परेचर है, टेम्परेचर इनका इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, जो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हम यहाँ पे कहेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजिंग आ रही है, टेम्परेचर जो है उनका बढ़ रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इनका जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इनका इंक्रीज हो रहा है। पहले V1 था, V1 के बाद जो वॉल्यूम इनका V2 हुआ है तो यहाँ पे हम कहेंगे सिस्टम जो है खुद वर्क कर रहा है, तो वर्क डन जो हमें मिलेगा वो हम कहेंगे डेल्टा W है, डेल्टा W हम पॉजिटिव में लेंगे। अच्छा, उनके बाद हीट एनर्जी की बात करते हैं तो सिस्टम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब कोई सिस्टम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो अभी हमने पढ़ा था कि उनके लिए डेल्टा Q की वैल्यू जो है पॉजिटिव मिलेगी, तो डेल्टा Q है, डेल्टा Q की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये हमने पढ़ा कि आइसोबारिक एक्सपेंशन जो है उनके बारे में। उनके बाद हम आइसोबारिक जो कंप्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है, तो आइसोबारिक जो है बी ऑप्शन में हम लिखते हैं कंप्रेशन है, आइसोबारिक कंप्रेशन है। आइसोबारिक कंप्रेशन में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ये हमने कोई कंटेनर लिया है, कंटेनर है और इनके ऊपर यहाँ पे ये पिस्टन है, पिस्टन अटैच है, मूवेबल पिस्टन है, और यहाँ पे इनके अंदर कुछ मॉलिक्यूल है, गैसेस के मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे ये पड़े हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इनको कंप्रेस
करना शुरू करते हैं। जैसे हम कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने से क्या होगा, इनका वॉल्यूम पहले यहाँ पे था, पिस्टन डाउनवर्ड ये मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करने से इनका इनिशियल वॉल्यूम VI का और फाइनल वॉल्यूम VF है। VF जो हमें कम मिलेगा, VI की वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी। अच्छा, अब हम प्रेशर और यहाँ पे उसके बाद जो है वॉल्यूम की ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का यहाँ पे हम कहेंगे, ये जो हमें ग्राफ मिलेगा ये हम लिखेंगे वॉल्यूम के लिए, और उनके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेशर है। जो पहले इनका जो वॉल्यूम था, सपोज करें यहाँ पे हम लिखते हैं पहले इनका वॉल्यूम है VF ये था। अच्छा, वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ है तो V1 है, सो VF से V1 जो है यहाँ पे VF सॉरी VI हमें ज्यादा मिला था, और VF है, VF की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लिखते हैं ये। वॉल्यूम कम हो रहा है मगर प्रेशर जो है इनका सेम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम खुद हीट एनर्जी को रिलीज करेगा। डेल्टा Q है, यहाँ पे हम लिखेंगे ये हीट एनर्जी को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, इनके लिए ग्राफ कुछ हम इसी टाइप का ग्राफ जो है यहाँ पे हम बनाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम इनिशियल ज्यादा था, फाइनल वॉल्यूम कम था, तो यहाँ पे हम कहेंगे वॉल्यूम कम हो रहा है मगर प्रेशर जो है, प्रेशर जो इनका है वो कांस्टेंट होता है। तो उनके अलावा अब हम इनकी जो है साइन है कन्वर्जेशन की हम बात करते हैं, तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इनका डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, और हीट एनर्जी सिस्टम से निकल रही है तो डेल्टा Q है, डेल्टा Q की वैल्यू जो हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। अच्छा, उनके बाद क्या आ रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम है, वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है तो यहाँ पे हम लेंगे तो डेल्टा W है, डेल्टा W की वैल्यू भी हम नेगेटिव में लेंगे। तो ये जो हमने पढ़ा आइसोबारिक है उनके बारे में, तो आइसोबारिक के अंदर यहाँ पे अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ के लिए यहाँ पे एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन के लिए हमने ये लिखा, और कंप्रेशन है, कंप्रेशन के लिए ये हमने लिखा। अच्छा, उनके बाद तो नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, आइसोकोरिक हम कहते हैं, और आइसोकोरिक के अंदर क्या होता है, तो पहले हम आइसोकोरिक वर्ड की मीनिंग जो है, आइसो मींस हम यहाँ पे सेम कहेंगे, या हम ऐसा भी कह सकते हैं इक्वल, या हम सेम भी कह सकते हैं। तो अच्छा, कोरिक है, कोरिक वर्ड की मीनिंग जो हम यहाँ पे कहेंगे, कोरिक है, कोरिक वर्ड की मीनिंग जो हम यहाँ पे कहेंगे वॉल्यूम है। तो when a thermodynamic system undergoes a physical change in such a way that volume remain constant, जब कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है किसी फिजिकल चेंजिंग के अंदर जो है हो, और उन्हीं सिस्टम का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो उन्हीं को हम नाम देंगे आइसोकोरिक जो प्रोसेस वो हम कहेंगे। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, सपोज करें हमने ये कंटेनर लिया है, और कंटेनर है, कंटेनर को अगर हम हीट देते हैं और यहाँ पे हमने पिस्टन जो है, पिस्टन यहाँ पे अटैच करते हैं। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आइसोकोरिक के अंदर जो हम वॉल्यूम जो है वो हम फिक्स रखते हैं, तो वॉल्यूम फिक्स रखने के लिए जो पिस्टन है, पिस्टन हमें फिक्स रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे फिक्स्ड पिस्टन। पिस्टन जो है इनके अंदर मूव नहीं कर रहा है, इनके अंदर कुछ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल यहाँ पे ये मॉलिक्यूल पड़े, जैसे हम इनको हीट देते हैं, हीट देने से क्या होगा, इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, मगर ये सिस्टम है, पिस्टन है, पिस्टन ये मूव नहीं कर रहा है। तो इनको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के तहत हम किस तरीके से लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U है प्लस में डेल्टा W है, यहाँ पे ये लिखते हैं। तो हीट एनर्जी किसी सिस्टम को हम दे रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा Q है, और इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो हम डेल्टा U लिखेंगे, और यहाँ पे जो है हम कहेंगे पिस्टन जो है मूव नहीं कर रहा है, पिस्टन वर्क डन नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे इनकी वैल्यू जो है हमें 0 मिलेगी। तो हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि जब किसी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वर्क डन हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं वर्क डन हमें 0 मिलेगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के तहत आइसोकोरिक प्रोसेस को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा कि हम इन्हीं के तहत जो है फर्स्ट आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक प्रोसेस को हम लिखेंगे। अच्छा, उनके बाद जो हम यहाँ पे जिक्र कहते हैं आइसोकोरिक हीटिंग जो है वो क्या होता है, और आइसोकोरिक जो है कूलिंग है वो क्या होता है। तो जैसे अभी हमने जो जिक्र किया था कि हम कोई कंटेनर लेते हैं तो उनका वॉल्यूम आइसोकोरिक में हमें जो फिक्स रखना है, वॉल्यूम फिक्स रखने के लिए हम पिस्टन है, पिस्टन को हम क्या रखेंगे, फिक्स रखते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इनके जो बेस है, बेस कंडक्टिंग लेते हैं, डेल्टा Q है, डेल्टा की हीट एनर्जी इनको देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी
क्यू है, डेल्टा क्यू की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। और उन्हीं के अलावा यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इनकी भी वैल्यू हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी। और इनके अंदर वर्क डन है, पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, तो वर्क डन हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अच्छा, इनको हम ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ग्राफिकल कुछ इसी तरीके से प्रेशर वर्सेस जो वॉल्यूम है, ये हमें वॉल्यूम लिखा, यहाँ पे प्रेशर है, इनका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वॉल्यूम इन कंटेनर का जो पहले था अब वो सेमी सेम हो रहा है, मगर प्रेशर जो पहले P1 था, जैसे हीट देते हैं तो प्रेशर P1 से चेंज हो रहा है P2 में, मींस प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे इन्हीं को, तो प्रेशर है पहले P1 था सपोज करें, उसके बाद जो प्रेशर है यहाँ पे P2 हो रहा है। तो इन्हीं को ग्राफिकल वे में हम ऐसा लिख सकते हैं। तो प्रेशर है, प्रेशर हम यहाँ पे कहेंगे प्रेशर इनका क्या होगा, हीटिंग में प्रेशर इनका इंक्रीज होगा। अच्छा, उसके बाद आइसोकोरिक कूलिंग की हम बात करते हैं। तो आइसोकोरिक कूलिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम सेमी सेम कंटेनर जो लेंगे तो कंटेनर का जो पिस्टन होगा वो पिस्टन हम यहाँ पे फिक्स लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सपोज करें कि हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, डेल्टा क्यू है बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके अंदर कूलिंग जो है वो इनका टेम्परेचर जो है कम होगा। तो टेम्परेचर हम यहाँ पे कहेंगे टेम्परेचर इनका डिक्रीज होना शुरू होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमें जो नेगेटिव में मिलेगी। अच्छा, उनके अलावा हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, सो डेल्टा क्यू है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डेल्टा क्यू की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हमें नेगेटिव में मिलेगी। और क्या होगा, हीट एनर्जी बाहर निकल रही है तो प्रेशर है, प्रेशर इनका क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्रेशर हम यहाँ पे कहेंगे डिक्रीज होगा। अच्छा, उसके बाद हम इनको लिखते हैं कि ग्राफिकल वे से अगर हम लिखें तो ये वॉल्यूम है वर्सेस प्रेशर है, इनकी हम बात करते हैं। तो वॉल्यूम इनका जो है कांस्टेंट हमें मिल रहा है, वॉल्यूम क्योंकि पिस्टन फिक्स है, वर्क डन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वर्क डन हम कहते हैं वर्क डन 0 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्रेशर जो पहले P2 था, पहले प्रेशर P2 था और उनके बाद P1 में प्रेशर फॉल डाउन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर निकल रही है, तो बाहर निकलेगी तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी और प्रेशर जो होगा वो प्रेशर भी इनका कम होगा। तो यहाँ पे हम इनका ग्राफ कुछ इसी टाइप का लिखेंगे। तो इंटर जो यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो था आइसोकोरिक पढ़ा, उनके बाद हम जिक्र करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो क्या होता है। आइसो मींस हम यहाँ पे कहेंगे इक्वल है, यहाँ पे हम कह सकते हैं सेम है। थर्मल लफ्ज की मीनिंग यहाँ पे हम कहेंगे टेम्परेचर है, या हम ऐसा कह सकते हैं when a thermodynamic system undergoes a physical change in such a way that the temperature remains constant। जब कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उनके अंदर फिजिकल चेंजिंग अगर आ रही हो तो उनका अगर टेम्परेचर कांस्टेंट मिले तो उन्हीं को हम नाम देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो हम कहते हैं। आइसोथर्मल के लिए हम क्या करेंगे, हीट रिजर्वर जो है वो ज्यादातर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हीट जो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के तहत अगर हम यहाँ पे इनको लिखेंगे डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू है प्लस डेल्टा डब्ल्यू है, यहाँ पे ये लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जब टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। जब टेम्परेचर किसी सिस्टम का जो सेम मिले, उनके अंदर चेंजिंग ना आए, तो हम यहाँ पे कहेंगे डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी 0 मिलेगी प्लस में वर्क डन लिखेंगे तो सिंपल हम कहेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू है। यहाँ पे ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों ये डेल्टा यू जो हमने 0 लिखा, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा यू है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी है। जैसे इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मगर अभी हम जो पढ़ रहे थे आइसोथर्मल प्रोसेस है, इनके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मींस इनकी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो चेंजिंग उनके अंदर नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे इनके अंदर ये लिख सकते हैं। अच्छा, उनके बाद जो फोर्थ जो है एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, एडियाबैटिक जो है प्रोसेस वो क्या होता है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एडियाबैटिक सिस्टम को ए वर्ड की मीनिंग जो हम कहेंगे नॉट और विदाउट है। व्हेन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम है undergoes a physical change in such a way no exchange of heat take place between the system and surrounding है। जब कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है उनके अंदर अगर फिजिकली चेंजिंग आ रही हो तो उनके अंदर ना ही हीट एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग जाए, ना ही सराउंडिंग टू सिस्टम अगर हीट एनर्जी
एक्सचेंज हो, तो उन्हीं प्रोसेस को हम नाम देंगे जो यहाँ पे कहेंगे एडियाबैटिक जो सिस्टम है। तो एडियाबैटिक जो है प्रोसेस के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो एडियाबैटिक के लिए हम यहाँ पे कहेंगे इनके वाल जो है वाल इंसुलेटेड और इनका बेस है बेस भी इंसुलेटेड होना चाहिए। अच्छा, और इनके ऊपर हम यहाँ पे पिस्टन जो है पिस्टन हम लगा रहे हैं, तो पिस्टन जो है वो मूवेबल होना चाहिए। तो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल गैसेस के यहाँ पे ये पड़े हुए हैं, इनके मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अगर सपोज करें कि इनको हम यहाँ पे कंप्रेस करते हैं या इनको हम एक्सपेंड करते हैं, तो दूसरा हम यहाँ पे एक कंटेनर बनाते हैं, तो इनके अंदर हम इनको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। पहले यहाँ पे था, अब हम इनको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उनके दरमियान क्या होगा कि ये जो इनका हमें पता है कि बेस है और इनके वाल जो है इंसुलेटेड है। अब हम जैसे इनको पहली बात तो यहाँ पे ये हम हीट एनर्जी यहाँ पे देंगे, मगर हीट एनर्जी इनके अंदर नहीं इन होगी नहीं आउट होगी, ना ही इनके अंदर भी हीट एनर्जी इन होगी ना ही इनके अंदर आउट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम एडियाबैटिक के बारे में पढ़े, एडियाबैटिक के अंदर जो हमने पढ़ा था हीट ना ही सिस्टम के अंदर इन होती है ना ही हीट सिस्टम से बाहर निकलती है। तो क्या होगा, अगर हम इनको कंप्रेस करते हैं तो या इनको एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, तो पहले हम इनको लिखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के तहत हम किस तरीके से लिखेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U है प्लस में डेल्टा W है, ये लिखेंगे। अच्छा, अगर किसी सिस्टम के अंदर हीट इन ही नहीं हो रही है तो डेल्टा Q है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि डेल्टा Q इज इक्वल की बजाय हम लिखेंगे 0 है, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी प्लस में हम वर्क डन जो है लिखेंगे। तो यहाँ पे ये प्लस में यहाँ पे ले जाएंगे माइनस में, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W है, ये हम लिखेंगे। ये तब लिखेंगे जब यहाँ पे ये जो सिस्टम है सिस्टम यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है। तो एडियाबैटिक जो है एक होता है कंप्रेशन है और दूसरा होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, यहाँ पे हम कहेंगे ये एक्सपेंशन है, उनके लिए हम लिखेंगे। तो कंप्रेशन के दरमियान क्या होगा, पहली बात है डेल्टा Q है, डेल्टा Q की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, और ये जैसे कंप्रेस होगा तो मॉलिक्यूल की कोलिन बढ़ेगी, कोलिन बढ़ने से इंटरनल एनर्जी जो है यहाँ पे हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है पॉजिटिव लेंगे, तो टेम्परेचर है इनका क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, उनके बाद प्रेशर की हम बात करते हैं तो प्रेशर भी इनका इंक्रीज होगा। तो प्रेशर के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे जिक्र करते हैं कि वर्क डन है। अब हम देखिए यहाँ पे सिस्टम के ऊपर वर्क डन करवा रहे हैं, सिस्टम के ऊपर जब वर्क डन हो तो यहाँ पे हम डेल्टा जो है डेल्टा W लिखेंगे, निगेटिव में लेंगे। तो हम इनको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के तहत ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा जो है U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W है। तो यहाँ पे कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जिक्र करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये क्या होता है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर जो है यहाँ पे हीट एनर्जी जो है इनकी वैल्यू डेल्टा Q है, डेल्टा Q की वैल्यू भी हम 0 लिखेंगे, मगर ये सिस्टम एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने से क्या इनकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो इंटरनल एनर्जी कम होगी मींस हम नेगेटिव में लेंगे, और टेम्परेचर इनका क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। जब टेम्परेचर कम होता है तो हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं, और वर्क डन है, ये सिस्टम खुद वर्क डन कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या है डेल्टा W है, डेल्टा W की वैल्यू जो लेंगे वो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इनको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के तहत हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U है। ये अभी हमने जो हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, ये एक्सपेंशन के लिए, और उन्हीं के अलावा अगर हम कंप्रेशन के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे ये हम लिखेंगे, कंप्रेशन के लिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे। तो कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन है वो पढ़ा। उसके बाद कुछ इनके एग्जांपल जो है वो हम पढ़ते हैं कि एडियाबैटिक जो है उनके प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के कौन-कौन से एग्जांपल है उनके पास। कुछ एडियाबैटिक एक्सपेंशन के एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो पहला एग्जांपल है हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर कोई बाइसाइकिल है, उनका टायर है, वो सडनली अगर बर्स्ट हो जाता है तो हम कहेंगे ये जो है एडियाबैटिक जो है इनका एग्जांपल है। किस तरीके से, ये सपोज करें हमने यहाँ पे बात करते हैं ये टायर है, टायर के अंदर जो है टायर जो होता है वो कंप्लीटली इंसुलेटेड होता है, क्योंकि ना ही इनके अंदर हीट बाहर से अंदर जा रही है ना ही अंदर से बाहर आ रही है। तो क्या होता है कि
इनके अंदर जो गैसेस के मॉलिक्यूल है वो आपस में कोलाइड करेंगे, तो कोलिजन से क्या होगा, इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इनका इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, तो ये टायर जो फटना शुरू करेगा। तो यहाँ पे ये हम कहेंगे सडन बर्स्टिंग ऑफ द ट्यूब ऑफ बाइसाइकिल ऑफ द टायर जो है, ये इनका एग्जांपल है। अच्छा, उनके बाद है यहाँ पे दूसरे एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर है। जो आवाज की लहरें हैं वो अगर एयर के अंदर किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, तो ये भी हम कहेंगे एडियाबैटिक जो है, यहाँ पे एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उनके एग्जांपल है, वो उनके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा, उनके बाद हम जिक्र करते हैं साइक्लिक प्रोसेस है और असाइक्लिक प्रोसेस है, ये क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे कहेंगे, तो पहले लिखते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिनके अंदर इनिशियल और फाइनल जो स्टेट है वो बहुत सेम हो। तो हम यहां पे कहेंगे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम हो। इनिशियल और फाइनल जो है स्टेट अगर किसी प्रोसेस के लिए सेम हो तो उन्हीं को हम नाम देंगे साइक्लिक प्रोसेस है। और असाइक्लिक प्रोसेस है, असाइक्लिक प्रोसेस को हम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इनिशियल, यहाँ पे हम कहेंगे इनिशियल और फाइनल है, इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम यहाँ पे नाम देंगे जो है असाइक्लिक प्रोसेस है। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जो मिलेगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा सॉरी, साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर वो क्लॉकवाइज है, अगर यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे इसी डायरेक्शन में अगर वो मिला हुआ है तो इनके लिए हम यहाँ पे ये कहेंगे कि वर्क डन हमें मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, अगर साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जो है साइक्लिक प्रोसेस जो है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो उनके लिए हम यहाँ पे कहेंगे कि वर्क डन जो हमें मिलेगा वो हम यहाँ पे कहेंगे नेगेटिव मिलेगा। इनके लिए साइक्लिक प्रोसेस अगर क्लॉकवाइज है तो उनके लिए पॉजिटिव मिलेगा। तो ये जो अभी हमने पढ़ा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद हमने जो इनकी एप्लीकेशन जो थी वो पढ़ी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो क्या होता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पहले हम पढ़ेंगे हीट इंजन जो है वो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर जो क्या होता है, और उनके बाद जो हम पढ़ेंगे एंट्रोपी है